ये कहानी पहली बार कहानी की लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। अगर आप लेखिका देवी नागरानी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको उनका ईमेल एड्रेस और घर का पता इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। कहानी मौसमों का सफर, लेखिका देवी नागरानी। मौसम का ताल्लुक दिल के मौसम से भी होता है। मनवाजी झोंके दुख सुख की याद के गलियारे से गुजरते हुए दर्द के फफोलों पर शीतल मरहम सा काम कर जाते हैं। पेड़ों के झुरमुट तले शाम के वक्त खुली हवा में बाहर का मौसम, हवा में हिचकोलों के साथ डाली डाली पर फूल पत्तों को झूला झुलाते हुए जमीन पर एक मखमली कालीन बिछा रहा था। जन्नत जहन्नम ये फकत नाम मात्र उपयोग की अवस्थाओं को नहीं दर्शाता, पर उन हालातों में कुछ गहराई से कयामत की पगडंडियों पर लाकर छोड़ देता है, जहाँ से वापस लौट आने के निशान तक बाकी नहीं दिखते। रिश्ते भी भूल भुलैया की तरह घुमा फिराकर उसी मोड़ के किनारे लाकर पटकते हैं जहाँ से मन भाग निकलने के रास्ते ढूंढने में प्रयासरत रहता है। आज के इस मशीनी दौर में वृद्धावस्था एक दुशाला बन गया है, जिसे एक बार पहन लिया सो पहन लिया, उतार फेंकने का अवसर फिर हाथ आने से रहा। रिश्तों के जंगल का वो भी एक बूढ़ा वृक्ष है, जड़ें फिर भी जमीन से जुड़ी हुई, जब तक जुड़े रहने की संभावना बनी रहती है तब तक पौष्टिकता मिलती रहती है। सूर्य की ऊष्मा, बरसात का पानी, बहार व खिजा के परिवर्तनशील झोंकों से खुद को बचाने की आस्था बनी रहती है, वरना बूढ़े पेड़ों को मात देकर जमीन पर गिराने के लिए एक झोंका आंधी का बहुत है। आज मैंने उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे देखा, निरीह असहाय अवस्था में, मैला कुचैला अंगोछा कंधे पर पसरा हुआ, पीठ तने से टिकी हुई, टांगे सपाट सीधी सामने फैली हुई, जैसे खड़े होने की असमर्थता ने उसे सहारा देकर बैठने पर मजबूर किया हो। आदमी को बूढ़ा होने के लिए ही उम्र के उस पड़ाव का इंतजार करना पड़े, ऐसा कतई नहीं है। होने के कारण कई बन जाते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं, सियासती धारणाएं व अपनी ही परिधि के आसपास पाए जाने वाले अपने पराये और परिवार नामक संस्था के सदस्य भी। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन किस कारण का शिकार बना है, पर इस काका को मैं जानती हूँ और थोड़ा बहुत पहचानती भी हूँ। अपने समय से समय निकालकर किसी कमतर के काम आने से मैं पहल करने वालों में से थे। गली के नुक्कड़ पर किसी को चोट लगे तो भागे भागे घर से पानी, रुई, लाल दवाई ले आते। जख्म भरे न भरे पर उन पर मरहम जरूर लगा देते। ठंडा पानी बिना पूछे पिला देते। कोई जान पहचान वाला अस्पताल में हो तो उसे शाम के समय जरूर मिलकर आते। पूछने पर कहते, उसका भी भरे जहान में कोई नहीं, कुछ पल पास जा बैठ।
दो चार बातें की, वो भी बहल गया और मैं भी। सुनकर अच्छा लगता था। 40 बरस से एक गली में रहते रहते एक मोह का धागा इंसान को बांध ही लेता है, और वही बंधन निभाने की कोशिश में काका की पहल काबिल तारीफ थी। पत्नी साथ निभा ना पाई, परमात्मा के पास चली गई। संवेदना मन में भर गई, नितांत अकेलापन, उसकी हड्डियों में निर्बलता भर गया, और वो कार्य शक्ति को कम करने में सहकारिणी बनी। ध्यान जो पत्नी रखा करती थी, प्रेम से परोस कर पेट भरने तक, ये खाओ, थोड़ा और लो, खाने के बाद कुछ मीठा, कुछ मुखवास, क्या कुछ नहीं पाया उस परस्पर साथ के मोह में। पर जिंदगी का कठोर नियम कहाँ किसी के साथ रियायत करता है। पत्नी परमात्मा को प्यारी हो गई, उसे जाना था, वो गई, और उसके स्थान पर बेटों की पत्नियां आ गई। घर में दो दो मालकिनों के बीच एक अकेला मर्द दिन भर घर में पड़ा रहता, बस बेकार सा, किसी अनचाही अनुपयोगी चीज की तरह। मैं कुछ कर दूं, कुछ बाहर का काम हो तो बताना बहू, कहता फिरता जब भी उसकी बहुएं सामने से दंदनाते हुए गुजरती। हाँ पिताजी, आप धोबी के कपड़े दे आए, पर गिन कर देना और गिन कर ले आना, एक कहती। अब क्या काम कहें आपसे, आप अपने कपड़े खुद ही धो ले तो बेहतर होगा बाबा, गंदे दाग होते हैं, धोने पर घिन आती है, कहते छोटू बहू नाक पर उंगली रखते हुए सामने से निकल जाती। कपड़े धोना सुखाना ये काम तो पत्नी के होते हुए उसने कभी किया ही नहीं। वो फकत बाहर से सामान ले आता, कभी उसके बीमार पड़ने पर रसोई घर में कुछ मदद कर दिया करता। तब दोनों बेटे भी छोटे थे, 12 और 15 साल के, और अब बढ़ते हुए कामों का निस दिन नया ताता रहता। बेकार बैठने की भी तो कीमत चुकानी पड़ती है या नहीं। मुन्नी को स्कूल छोड़ा है, और वापसी में सामने वाली दुकान से ब्रेड भी लेते आइए बाबा, एक कहती। पानी बंद होने वाला है, बाथरूम में खाली बाल्टियां भर दे, दूसरी आवाज में बोल देती। मुन्नी को स्कूल से लाना ना भूलिएगा, मैं किट्टी में जा रही हूँ, पहली वाली फिर से हिदायत देती। वो अपने तन के कवच में सिकुड़ता जाता, ऐसे जैसे उसका अस्तित्व एक बेकार बेजान घर में पड़ी चीज सा होता गया। खाना खाते समय भी एक उसे परोसती तो दूसरी कहती, एक और रोटी चाहिए? हाँ, एक रोटी देना, उसका धीमा स्वर होता। कुछ और चाहिए? पहले तो वो हामी भरते हुए ले लेता, पर भी ये चाहिए वह चाहिए सुनते सुनते अपनी ही अना की शर्मिंदगी में डूबने लगा, और धीरे धीरे उसकी हर चाहत सिकड़ते हुए मरने लगी। वैसे भी मांगे तो ज़्यादा नहीं थी, पर खाना तो जिस्म की ज़रूरत है, पर उसमें भी चाहिए का परचन टंगा हुआ मिलता। हर दिन हर समय कोने में जैसे चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, कुछ और चाहिए, ये आवाज़ सुनते सुनते वो अपनी हर चाह को दबाकर हाथ के इशारे से हर चाहिए के उत्तर में हाथ हिलाकर कहता, बस। बस वो जिंदा था और जानता था कि उसे वो सब कुछ चाहिए जो एक इंसान को ही क्यों, घर के हर सदस्य को चाहिए। घर के उस पालतू कुत्ते को भी चाहिए जो कुछ उसकी तरह ही दरवाजे के पास न जाने क्या सोचते सोचते पूंछ हिलाते हिलाते अपनी बेजुबानी को ओढ़ कर लेटा पड़ा रहता। उसके जहन पर वही दिन उतर आते जब कोई फकीर उसके द्वार पर आता। वो अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा उसे देते हुए कहता, भाई अगर कभी इधर आओ तो सेवा का मौका जरूर देना। आज हालात का पासा पलटा है। अपना पेट भरने के लिए कितने घूंट पानी के पी जाता, जिसमें उसके अनगिनत आंसू भी घुले रहते। यही उसकी मानसिक वेदना भी बन गई, जो उसे दीमक की तरह खोखला किए जा रहे थे। अंतर्मन की वेदना से भीगी पलकें पेट तले बैठ
बैठकर सांसों की घुटन से रिहाई का रास्ता ढूंढती रही। एक दो बार मेरे पूछने पर आंसू पोंछते हुए कह देता, अरविंद भाई, पत्नी की याद आ जाती है अक्सर। उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा। कोई क्या पूछे किसी और से, जब उसकी आप बीती अपनी आप बीती बन जाए। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ गई 15 साल के तन्हा तवील सफ़र के बाद। ही जान गया हूँ कि जीवन के सफ़र में पत्नी हम सफ़र होती है और बाकी अधिकतर नाते स्वार्थ के पैमाने पर निर्वाह कर लेते हैं। इस जिंदगी के लिए इसके सिवा क्या कहा जाए। चंद सांसों की दे के मोहलत यूं जिंदगी चाहती है क्या मुझसे। और एक सुबह मैंने उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे नहीं देखा, जैसे हमेशा देखता रहता था। निरीह असहाय अवस्था में, मैला कुचला अंगोछा कंधे पर पसरा हुआ, पीठ तने से टिकी हुई, टांगे सपाट सीधी सामने फैली हुई, जैसे खड़े होने की असमर्थता ने उसे सहारा देकर बैठने पर मजबूर किया हो। आज वह पांव पसारे लेटा हुआ था, तन सफेद चादर से ढका हुआ। घर के सामने खलबली सी मची हुई थी। कुछ लोग इर्द गिर्द बाहर भीतर आते जाते देखे। यकीनन उस बूढ़े वृक्ष का टिमटिमाता दिया बुझ गया था। अब वो दफनाया जाएगा और साथ में उसकी हर मांग, हर चाहत, सभी कुछ। मौसमों के सफर का अंत यही है, बाहर बाहर से लेकर खिजा तक। बहुत बहुत शुक्रिया।